हेलो दोस्तों, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण साइंस का पहला चैप्टर है। तो आज स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए भोजन का पाचन करना, शोषण करना, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, मैग्नीशियम फीते को जलाना, दही का बनना, ये भी क्या एक अभिक्रिया होने के उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाओं की परीक्षण की रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। उनके अवस्था में परिवर्तन को देखकर पता लगा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। रंग में परिवर्तन को देखकर, तापमान में परिवर्तन को देखकर, गैस के उत्सर्जन को देखकर। ठीक है, यानी कि उसी गैस या उसके रंग या उसकी अवस्था तापमान में परिवर्तन होता है तो पता लगाया जा सकता है कि अभिक्रिया हुई है या नहीं। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना। रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के दो तरीके होते हैं, एक शब्द समीकरण, दूसरा है रासायनिक समीकरण। ठीक है, शब्द समीकरण जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होगी तो ये क्या है, दोनों अभिकारक है। ठीक है, और यदि दो या दो से अधिक अभिकारक है तो उनको धन चिन्ह से जोड़कर लिखा जाता है। उत्पादों में भी ऐसा ही किया जाता है, धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जोड़ने के लिए। तो ये क्या है, इस तरफ वाले अभिकारक और ये उत्पाद। तो जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ठीक है, अभिकारकों को हमेशा बाईं ओर तथा उत्पादों को हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में जिंक की अभिक्रिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर ZnSO4 और H2 का गैस का निर्माण होगा। ठीक है, ZnSO4 और H2 गैस का निर्माण होगा। ये क्या है, रासायनिक समीकरण। आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था में के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, नहीं विनाश। एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये यहाँ से यहाँ तक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है जिससे अभिक्रिया संतुलित की जाती है। ठीक है, इसी नियम के आधार पर अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है चरणबद्ध तरीके से। और चरणबद्ध तरीके से हल करना क्या कहलाता है। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को चरणबद्ध तरीके से संतुलित करना कि संतुलित कैसे किया जाता है। तो संतुलित करने के लिए हमारे पास एक अभिक्रिया दी हुई है Fe+H2 एरो Fe2O3। यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट है, 2 की जगह 3 और 3 की जगह 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट है। प्लस H2, ये क्या है, हमारे पास एक अभिक्रिया दी हुई है। तो इसमें अभिकारकों के परमाणु की संख्या प्रत्येक तत्व के और उत्पादों में परमाणु की संख्या प्रत्येक तत्व की लिख लेते हैं अलग अलग। इसे संतुलित करने का एक तरीका ये है। इसमें देखिए Fe के परमाणु की संख्या यहाँ पर 1 है अभिकारकों में तो 1 लिख दिए। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिए। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिए। और अब देखते हैं उत्पादों में Fe के परमाणु की संख्या कितनी आएगी, 3, क्योंकि हमें मिसप्रिंट थी, मैंने पहले बताया था आपको। तो यहाँ पर 3। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 4, क्योंकि यहाँ पर मिसप्रिंट है, मैंने पहले बता दिया था। ये आपकी किताब में भी मिसप्रिंट है तो ठीक कर लेना। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको पता चल गया कि अभिकारों में परमाणु की संख्या कितनी है प्रत्येक तत्व की और उत्पादों में परमाणु की संख्या कितनी है। अब इसे बराबर करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो हम
अब संतुलित करते हैं। तो ठीक है, देखते हैं आगे। यहाँ देखिए, हमने देखा था यहाँ पर सबसे ज़्यादा परमाणु की संख्या ऑक्सीजन की है। ठीक है, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या सबसे अधिक है, 4। ठीक है, तो पहले हम ऑक्सीजन को परमाणु की संख्या को संतुलित करते हैं। यहाँ पर उत्पादों में 4 है और अभिकारकों में परमाणु की संख्या 1 है, तो यहाँ पर संतुलित कर लेते हैं। तो अभिकारकों में यहाँ पर कितनी है, 1 थी, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 4 परमाणु संख्या हो जाएगी ऑक्सीजन की, तो ये संतुलित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, 8 हो गई ना। हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 8, क्योंकि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितने की हो जाती है, 8। तो अब हाइड्रोजन को भी संतुलित करेंगे, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर उत्पादों में 4 लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी होगी, 8, और यहाँ पर कितनी होगी, 8 हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या। ठीक है, अब देखते हैं फिर इसके परमाणु की संख्या। अब विकारकों में कितनी है, 1, और उत्पाद में कितनी है, 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं, तो परमाणु की संख्या यहाँ पर 3 हो गई और यहाँ पर भी 3, तो यह अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब इसको सही ढंग से लिख लेते हैं नीचे, ये आपके पास लिखी हुई है परमाणु की संख्या सबकी संतुलित करने के बाद। तो यह क्या बन गया, एक रासायनिक संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया एक। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। यदि कोई अभिकारक ठोस अवस्था में है या उत्पाद ठोस अवस्था में है यौगिक, तो एस लगाया जाता है। यदि द्रव अवस्था में है तो एल लगाया जाता है, गैसीय अवस्था में तो जी लगाया जाता है, यदि जलीय विलीन के रूप में तो एक क्यू लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ फेरस है, एस लगाया गया, H2O ये जल है, यहाँ पर एल आना चाहिए, तो यहाँ पर जी क्या है, मिस प्रिंट है, एल आएगा। ठीक है, और Fe2O4 यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या है, ठोस, तो एस आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा एस। ठीक है, और H2 गैस है तो जी लगा हुआ है। ठीक है, और प्रत्येक अभिक्रिया में दाब उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, पहली अभिक्रिया आपकी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, यह क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ये क्या कहलाती है, रसंयोजन अभिक्रिया। जैसे कोई अभिकारक है ए और बी, ठीक है, और वो उत्पाद सी का निर्माण करते हैं, तो ये क्या है, एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कोयले का दहन, कार्बन को ऑक्सीजन में जलाने पर, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाने पर, तो क्या बन रहा है, एक CO2 एकल उत्पाद बन रहा है, तो यह एक संयोजन अभिक्रिया। जैसे जल का निर्माण, H2 और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन की गैस की अभिक्रिया करवाने पर जल का निर्माण होता है। यहाँ पर मिसप्रिंट थोड़ी, प्लस की जगह एरो का निशान आएगा। ठीक है, यहाँ पर एरो का निशान आएगा। ठीक है, और इसी तरह बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया जल से करवाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, बुझे हुए चूने का, तो ये भी क्या है, एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर भी एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तो ये क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 प्लस O2, तो किसका निर्माण हो रहा है, CO2 और H2O प्लस ऊष्मा का निर्माण भी हो रहा है। यहाँ पर क्या ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, तो ये क्या एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखते हैं शोषण। जी हाँ, हमारे शोषण करने की प्रक्रिया भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे
ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन करने पर ग्लूकोज C6H12 है और 6 की अभिक्रिया ऑक्सीजन करवाने पर CO2 H2 और उसके साथ साथ ऊष्मा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जैसे एकल अभिकर्मक है यहाँ पर ये, तो ये टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है। टूटकर तो दो या दो से अधिक उत्पाद कौन से बना रहा है? बी और सी। तो ये क्या होगी? एक वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखते हैं वियोजन दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटना क्या कहलाता है? वियोजन। पहला देखते हैं ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन, यदि ऊष्मा द्वारा वियोजन किया जाए, किसी अभिकारक का ऊष्मा द्वारा वियोजन किया जाए तो वो क्या कहलाता है? ऊष्मीय वियोजन। जैसे FeSO4 को ऊष्मा प्रदान की जाए तो वो क्या बनाएगा? Fe2O3 SO2 और SO3। तो यहाँ पर FeSO4 का वियोजन हो रहा है और दो से अधिक उत्पाद बन रहे हैं, तो ये क्या है? एक वियोजन अभिक्रिया है। क्या है? एक वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, इसको ऊष्मा दी जा रही है तो किसका निर्माण हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे हुए चूने और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं वैद्युतीय वियोजन। वैद्युतीय वियोजन, यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करके वियोजन करते हैं तो क्या कहलाता है? वैद्युतीय वियोजन कहलाता है। ठीक है, जैसे H2 में विद्युत धारा यानी जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकल किताब में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको। तो इस प्रैक्टिकल में क्या है, एक प्लास्टिक का मग लेते हैं, जिसमें पानी डाल देते हैं और दो प्रखने ले लेते हैं और दो ग्रेफाइट रोड। ठीक है, दोनों ग्रेफाइट रोड पर रबर का डाट लगा देते हैं और दोनों ग्रेफाइट रोडों को प्रखनली से उल्टा करके रख देते हैं। ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रोडों ग्रेफाइट रोडों को बैटरी से जोड़ देते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर ऑक्सीजन गैस का निर्माण होगा और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल है और कुछ नहीं है इस प्रैक्टिकल में। ये क्या है बता रहा है? वैद्युतीय वियोजन को बता रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या कहलाता है? प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे AgCl को सूर्य का प्रकाश देने पर Ag और Cl2 दो अलग अलग उत्पादों में टूट जाता है, तो यह एक प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, इसी तरह AgBr को सूर्य का प्रकाश देने पर ये Ag और Br2 का निर्माण करता है, दो अलग अलग उत्पादों का निर्माण करता है, तो ये क्या है? एक प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, अब देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा तथा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आगे वाली अभिक्रिया आपकी विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो ये क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे
और CuSO4, Fe और CuSO4 की अभिक्रिया करवाने पर क्या बनेगा, FeSO4 और Cu, यानी कि Fe CuSO4 को विस्थापित कर देता है, यानी Fe अधिक क्रियाशील तत्व है और Cu कम क्रियाशील तत्व है, जिससे ये Fe Cu को विस्थापित कर देता है और FeSO4 का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक कम क्रियाशील तत्व का विस्थापन अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है, इसका भी एक प्रैक्टिकल है जो आपकी किताब में दिया हुआ है। जैसे एक प्रश्नावली लेते हैं, ठीक है, जिसमें 2 किलो को एक धागे से बांधकर एक स्टैंड के द्वारा इस प्रश्नावली को स्थिर रखते हैं और धागे के द्वारा 2 किलो को कॉपर सल्फेट के विलीन में डुबो देते हैं, लोहे की किलो को। ठीक है, तो ये अभिक्रिया करेगी, लोहे की किलो यानी फेरस कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो फेरस सल्फेट का निर्माण करेगा और कॉपर अलग निकाल देगा। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल था। आगे देखते हैं। इस प्रैक्टिकल से आपको क्या निरीक्षण मिलते हैं, जैसे लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, CuSO4 के नीले विलेन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। ठीक है, इसी तरह एक और अभिक्रिया आपके लिए Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, ये भी है विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, इसलिए अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में 2 उत्पादों का निर्माण या 2 यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे Na2SO2 प्लस BaCl2 की अभिक्रिया करवाने पर BaSO4 और 2NaCl का निर्माण होता है, यानी सोडियम क्लोराइड का और बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो इनमें आयनों का आदान प्रदान इस प्रकार हुआ है, जैसे सोडियम और बेरियम में क्लोरीन से अभिक्रिया सोडियम की करवाने पर NaCl और बेरियम और सल्फेट की अभिक्रिया होने पर बेरियम सल्फेट का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें बेरियम सल्फेट एक सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण करता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, पहले देखते हैं हम उपचयन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है, तो क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया। जैसे C+O2, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो ये क्या है, उपचयन अभिक्रिया। Cu+O2 2CuO, यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो ये क्या है, उपचयन अभिक्रिया। जैसे Cu+H2 की अभिक्रिया होने पर Cu और H2O का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये क्या हो, उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें अपचयन में अभिक्रिया भी हो रही है, लेकिन हम अभी उपचयन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, उपचयन के लिए ये ठीक है। अब देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। हम देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये जस्ट उल्टी है उपचयन अभिक्रिया की। ठीक है, जैसे CuO की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाने पर Cu और H2O का निर्माण होता है, तो यहाँ पर H2 का उपचयन हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो इसका उपचयन हो रहा है। ठीक है, और Cu में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, और ये दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है तो इसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है,
अब देखते हैं दैनिक जीवन में अभिक्रियाओं का प्रभाव, उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। दैनिक अभिक्रिया में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। पहले है संसरण। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संसारित हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? संसरण। जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का जमना, तांबे पर हरे परत का जमना संसरण के उदाहरण है। ठीक है। यह सतलेपन, यानी कि संसरण से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जिंक की परत चढ़ाना सतलेपन कहलाता है। विद्युत लेपन, पेंट करके, ग्रीस लगाकर संसरण से धातुओं को बचाया जा सकता है। ठीक है। अब देखते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन होने से विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता को रोकने के उपाय देख लेते हैं कि विकृत गंधिता को कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि जब कोई वस्तु वायु के संपर्क में अधिक देर रह जाती है तो वो उनके स्वाद में और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। तो इसके लिए प्रतिओक्सीकारक का प्रयोग कर सकते हैं। विद्युत बर्तन में रखकर खाद्य सामग्री को बचा सकते हैं। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग कर सकते हैं। शीतलन द्वारा भी हम विकृत गंधित होने से वस्तुओं को बचा सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका पहला चैप्टर था साइंस का, ये कंप्लीट होता है। यदि आपको इसके अन्य लेसन्स के वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और यदि इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है।